नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं हम अपने विषय के बारे में। तो हमारा हिंदी ग्रामर का जो पहला विषय हमने पढ़ा था वो था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो भाषा क्या होती है? तो भाषा का कार्य क्या है? भाषा का कार्य क्या होता है? वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। इस तरह ही हमने भाषा के दो रूप पढ़े थे, एक मौखिक, एक लिखित, और एक हमने और पढ़ा था वो था सांकेतिक भाषा। वैसे बात करें तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक ही है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि लिपि क्या है। तो लिपि क्या है? भाषा को विधिवत तरीके से लिखना या विशेष तरीके से लिखना ही लिपि कहलाती है। यानी कि किसी भाषा को लिखने का, विशेष रूप से लिखने का तरीका या प्रणाली ये लिपि कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने तथा समझने लगता है। और भाषा में शुद्धता और एकरूपता बनाए रखने में जो व्याकरण है वो बहुत ही उपयोगी होता है। हमने व्याकरण के 4 भागों के बारे में देखा था कि 4 भाग होते हैं व्याकरण के: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। आज हम इसके पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वर्णों के उच्चारण के बारे में, उसके लेखन और संयोजन के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा को समझने के लिए जो बेसिक नीड है वो है वर्ण। इसे हम बेस भी कह सकते हैं क्योंकि व्याकरण इसी पर निर्भर है और ये व्याकरण की नींव है। हम बात करते हैं कि वर्ण है क्या, किसे कहते हैं वर्ण। तो बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई पढ़ी थी हमने, और ये हमारे मुख से निकलने वाले स्वतंत्र अक्षर होते हैं। उसे कोई हमने क्या कहा था? वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण होते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग जो होता है वो ध्वनि और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए ही होता है। अब मैंने जैसे बोला कि हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं, और इन ध्वनियों को जिन चिन्हों से संबोधित किया गया है उन्हें वर्ण कहा गया है। जैसे कि मेरे मुंह से अभी निकल रहा है क, ख, अ, व, च। तो ये क्या है? ये ध्वनि है, और इन्हें जो है वो इस तरह के चिन्हों से व्यक्त किया गया। जैसे क को जो इस चिन्ह से संबोधित किया गया है, ख को इस तरह से संबोधित किया गया है, अ को इस तरह से, व और च। तो ये क्या है? ध्वनियों के चिन्ह हैं, और ध्वनियों को जिन चिन्हों से संबोधित किया गया है उसे ही वर्ण कहा गया है। और इन वर्णों के संयोग से ही शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए एक वाक्य मैंने लिखा है कि राम पत्र लिखता है। ये क्या? एक वाक्य है और इसके खंड किए जा सकते हैं। जैसे कि एक वाक्य लिखा है राम पत्र लिखता है, तो इसके खंड किए जा सकते हैं। जैसे राम, र जमा आ जमा म जमा अ।
आगे है पत्र, प जमा अ जमा त जमा र जमा अ, है पत्र। लिखता, ल जमा इ जमा ख जमा अ जमा त जमा आ। तो ये हो गया लिखता। ये लिखता जो शब्द है इसको खंडित किया गया, मतलब इसको टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। आ गया है, ह जमा ए। ये जो नीचे लगाया हुआ है, जैसे र के नीचे जो लगाया हुआ है वो हलंत होता है, और स्वर रहित जितने भी व्यंजन होते हैं वो हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ही ध्वनि होती है तथा इसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। प्रत्येक शब्द जो है वो वर्णों के संयोग से ही बनता है। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि प्रत्येक भाषा में अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अ आ इ ई, ये क्या हिंदी की वर्णमाला है आगे तक पूरी। और अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, अंग्रेज़ी की अपनी वर्णमाला है। अब हम बात करते हैं वर्ण के भेदों या प्रकारों के बारे में। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो स्वर के जो स्वर वर्ण है उसके भी 3 भाग हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थायी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण, घोष अघोष। हम घोष को सघोष भी कहते हैं। और अन्य वर्ण भी हैं, जैसे कि विसर्ग, आगत ध्वनि, संयुक्त वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण के बारे में, कि स्वर वर्ण होते क्या हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, मतलब ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट ना आए, किसी तरह का अवरोध ना हो और उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे कि हम कोई अक्षर बोल रहे हैं और अक्षर को बोलते समय हमारे जो कंठ से हवा निकल रही है, हमारे जो मुंह से हवा निकल रही है, वो कहीं पे भी रुक नहीं रही है। हमारे अक्षर जो हैं वो सीधे ही स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर आ रहे हैं। जब हम बात करें तो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि जो कहीं पे भी बिना रुकावट के, बिना किसी दूसरे की सहायता से खुद ही अपने आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जा सकें। तो स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 11। इसमें तो अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। तो ये हैं हमारे स्वर वर्ण। अब जो ये ऋ है, ऋ जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऋ का उच्चारण जो है वो ऋ के रूप में होता है। आ आदि अन्य स्वरों के समान रे की मात्रा भी होती है, जो होती है छोटे सी की तरह। रे के पैरों में छोटे सी की तरह एक मात्रा होती है और इसे स्वरों में गिना जाता है। रे का प्रयोग जो होता है वो केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही होता है, जैसे कि ऋण, ऋषि, ऋतु, ऐसे शब्दों में ही होता है। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों ही लिखे गए होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। और उच्चारण की दृष्टि जो है वह स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है उसको मूल स्वर भी कहा जाता है। हम बात करते हैं मूल स्वर के बारे में। तो मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और ये 4 हैं, अ, ई,
उ री। आप बोल के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि उनको बोलने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो आपको याद रखना है कि हसब स्वर ही मूल स्वर होते हैं और ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है या कम समय लगता है। आगे बात करते हैं हम दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी कि ज़्यादा, बड़ा, लंबा, कुछ भी बोल सकते हैं। दीर्घ मतलब ज़्यादा। तो उदाहरण के लिए आ, इ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। तो ये कौन से स्वर हो गए? ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। आगे हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी इसकी बात कर लेते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वरों की तुलना में और भी अधिक समय में किया जाता है, यानी कि जो दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लेते हैं, उन स्वरों को बोला जाता है प्लुत स्वर। जैसे कि आ, इ, उ। इस तरह से ये अक्सर दूर से किसी को पुकारने या बुलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के मिश्रित उच्चारण को प्लुत माना जाता है। जैसे कि हम शब्द लिखते हैं ओम, तो ये दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम ले रहा है, ओम। और इसका साइन जो होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ए, औ। ये दोनों क्या हैं? हमारे संयुक्त स्वर हैं। आगे हम बात करते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। तो प्रत्येक स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। जैसे अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं और स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। स्वरों की मात्राएं जो वे 10 होती हैं। तो मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अ स्वर जो है उसकी कोई भी मात्रा नहीं है, बाकी सभी स्वर जो हैं उनकी मात्राएं हैं। और स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं और स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। अगर उसमें से अ को निकाल दें तो मात्राएं अपने आप निकल जाएंगी कि स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। ठीक है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की है, ई की है, बड़ी ई की है, छोटी ई की है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इन सब की मात्राएं हैं। ठीक है। तो स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? वो होती हैं 10। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यंजन है क्या। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के भेद इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है और कौन स्पर्श व्यंजन जो है वो कहाँ कौन कौन से वर्ग में आते हैं और जो हम उसका उच्चारण करते हैं तो वायु का ठहराव हमारे मुंह के कौन से अंग पर पड़ता है या मुंह के कौन से भाग पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क,
ख ग ग अंग। कहीं इस पे अंग बोला जाता है, कहीं इस पे अड़ बोला जाता है। तो इसको लिखा गया है क वर्ग में और इसको कंठ से संबोधित किया गया है, क्योंकि जब भी हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे साउंड है वो हमारे गले से, हमारे कंठ से होके बाहर आता है। और वायु का ठहराव जो है वो कहीं और नहीं होता है, वायु का जो जोर है वो हमारे कंठ पर ही पड़ता है। जैसे क ख ग, आप बोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हमारा क वर्ग में हुआ। और ये हमारे जो वायु का जो दबाव पड़ रहा है वो हमारे कंठ पे पड़ रहा है। सेकंड है हमारा च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, झ, झ, य। तो च वर्ग जो है, जब हम इसको उच्चारित करते हैं, च वर्ग में जितने भी हमारे वर्ण हैं, तो ये हमारे मुंह के जो तालु होता है वहाँ पे, यानी कि कंठ से थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ, वहाँ पे हमारी जीभ जो है वायु का दबाव वहाँ पे आता है। जैसे च, छ। तो ये हो गया हमारे तालव्य में, हमारे तालु से वायु का दबाव होकर ये अक्षर बाहर निकलते हैं। आगे है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं हमारे ट, ठ, ढ, ढ, ण। तो ये जो है, जब हम इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो दबाव पड़ रहा है, हमारा जो वायु का, हमारा जीभ जो है वो हमारे मूर्धा के साथ टच कर रही है और वहीं से होके ये अक्षर हमारे मुंह से बाहर आ रहे हैं। आगे है हमारा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये है हमारा त वर्ग। और जब हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दंत की जो जड़ होती है वहाँ पे, दंत का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे जाके टच कर रही है। ठीक है, तो इसको हम दंत्य में लेते हैं। आगे है हमारा प वर्ग। प वर्ग में आते हैं हमारे प, फ, ब, भ, म। तो जब हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये हमारे ओष्ठ, हमारे होंठों को मतलब आपस में टच कर रहे हैं। हमारा जो दबाव पड़ रहा है वो हमारे होंठों पे पड़ रहा है और वायु का प्रभाव भी उसी तरह हो रहा है कि वो हमारे ओष्ठ जो हैं उनके उस पे आकर टच करके ये अक्षरों का उच्चारण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे ट वर्ग में दो और आते हैं, ढ और ढ। तो ये किस तरह के हैं? ये गौण व्यंजन है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और इनका प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है। अब हम इसके साथ ही एक नासकीय व्यंजन की बात कर लेते हैं कि नासकीय व्यंजन क्या होते हैं। तो नासकीय व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अण, य, ण, न, म। व्यंजन वर्गों का उच्चारण जो है वो नासिका के साथ साथ हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से भी होता है, इसलिए इसे हम नासकीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो साउंड है वो हमारे नाक से होके भी आता है, ये जो व्यंजन है इनके साथ। ठीक है, और ये जो दो हैं ड और ढ, ये जो वर्ण हैं वो शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है। ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर ये आपको या तो एंड में देखने को मिलते हैं या तो बीच में देखने को मिलते हैं। जैसे कि गिर पड़ना, तो पढ़ना में ड कहाँ आया? बीच में आया। इसकी वो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा में ड जो आया वो पीछे आया या बीच में आया। जैसे वो पढ़ रहा है या हमें पढ़ना चाहिए, तो ढ कहाँ आ रहा है? प और ना के बीच में आ रहा है पढ़ना। इसी प्रकार ढ और ढ में कुछ अंतर है, जो ये है कि जैसे ड से हो गया डाकू, निडर, सड़क, कीचड़, और ढ से हो गया ढक्कन, बुढ़ा, चढ़ाई या बूढ़ा।
तो इन शब्दों में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क है, बोलने में साउंड में भी कुछ फ़र्क है, तो यह हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि कैसे बोलना है, किन शब्दों में इनका उच्चारण किस तरह से है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंत यानी कि मध्य या बीच, और स्थ यानी कि स्थित। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारित किए जाते हैं और उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। तो कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ऐसे व्यंजन जो कि स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, और ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से टच नहीं करते हैं। और ये हैं 4 तरह के, य, र, ल, ब। आप बोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो य वो है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर यानी कि ये बहुत कम समय लेते हैं उच्चारण के लिए। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे कि हमारा जो ह्रस्व स्वर था, या उसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, उसको बोलने में जैसे कम समय लगता था, वैसे ही य और वो को बोलने में कम समय लगता है, तो इसको हम कभी कभी अर्ध स्वर भी कहते हैं। और जो हमारा ये ल और र है, इसको हम लुंठित, र को हम लुंठित और एल को हम पार्श्व भी कहते हैं। क्योंकि जब हम र को बोलते हैं, र को उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ जो है वो ऊपर, हमारी जीभ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। और ये क्या होता है, जो हमारा दंत के आगे का जो भाग है, मुर्दा वाली साइड, वहाँ पे ये थोड़ा सा बेलन की तरह घूम जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं लुंठित। और जो पार्श्व है, पार्श्व को बोलते हैं हम जैसे पार्श्व को हम बोल सकते हैं प्लेबैक। तो यह और वो जो है हमारे अर्ध स्वर हैं, और र हमारा लुंठित है और ल हमारा पार्श्व है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म यानी कि गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि गर्मी पैदा करती है जब हम इनको उच्चारित करते हैं। ठीक है, जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, गर्म हवा बाहर आती है। और ये 4 प्रकार के श, स, ह। तो ये 4 प्रकार के जो हैं वो ऊष्म व्यंजन हैं। श का उच्चारण में जीभ जो है वो तालु को, और स के उच्चारण में जो जीभ है वो दांतों की जड़ को छूती है। श के उच्चारण में जीभ कहाँ जाती है? तालु के पास। और स के उच्चारण में दांतों के पास। और जो श है, श षटकोण, ये जो है ये मूर्धन्य वर्ण कहा गया है इसे। ठीक है, और ये जो श है ये संस्कृत के तत्सम शब्दों के लेखन में प्रयुक्त होता है, जैसे कि दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है वो गर्म हवा बाहर निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। कहीं कहीं इसको प्राण की मात्रा के आधार पर भी लिखा गया होता है। तो बात करते हैं अलप प्राण की। तो अलप प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, और इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। तो इसमें कौन कौन से हमारे वर्ग आते हैं? तो इसमें पहले सभी स्वर आते हैं, जैसे अ से औ तक सभी स्वर आएंगे। फिर इसमें आता है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। कौन सा अक्षर आता है अल्प प्राण में? सभी वर्गों का जो हमारे पास वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसका जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर है वो आता है। ठीक है, तो जैसे क वर्ग का कौन सा है पहला, तीसरा और पांचवा? क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ढ, ण, त, द, न, प, ब, म। तो ये कौन से हो गए? पहला, तीसरा और पांचवा। और इसी के साथ इसमें और भी आते हैं, वो हैं, और इसमें चारों अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, य, र, ल, व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि य और वो जो है वो अर्ध स्वर है, और र और लो जो है, र जो है वो लुंठित है और ल जो है वो पार्श्व है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और उनको बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 15 होती है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा चारों ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो दूसरा और चौथा अक्षर कौन सा हो गया? ख, घ, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स, ह, श, स, स, ह। तो ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि अल्प प्राण में आपको क्या करना है, जो हमारे वर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर उठाना है, अक्षर उठाना है, और जो हमारा महाप्राण है उसमें हमने दूसरा और चौथा अक्षर लेना है। और अल्प प्राण में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण में आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। आगे है ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। तो ध्वनि या स्वतंत्र के कंपन के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो दो हैं, एक है सघोष, एक है अघोष। सघोष की जगह कहीं कहीं घोष भी लिखा होता है। तो बात करते हैं हम घोष व्यंजन की। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा करती हुई निकलती है उन्हें घोष कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 31। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में क्या होता है, हमारे जो स्वर तंत्रिका है उसमें कंपन पैदा होता है, और इसमें सभी स्वर आते हैं अ से अ तक, और इसमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन आते हैं, यानी कि घ, घ, ण, झ, झ, ञ, ड़, ड़, ण, ध, ध, न, ब, भ, म। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम 3 व्यंजन हैं वो आते हैं। ठीक है, और इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, य, र, ल, व, और इसमें एक ऊष्म व्यंजन भी आता है, ह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अघोष व्यंजन की। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं करती है उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो 13 होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम 2 व्यंजन हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, थ, फ, फ, ये आते हैं। आप बोल के भी इनको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उच्चारण करते समय कंपन पैदा हो रही है हमारी स्वर तंत्रिका में कि नहीं हो रही है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अघोष जो होता है उसमें हमारे जो स्वर तंत्रिका उसमें कंपन नहीं होती है, और घोष जो होता है उसमें हमारे कंपन पैदा होती है। ठीक है, और इसमें अघोष जो है उसमें ऊष्म व्यंजन भी आता है, स, श, स। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे कि अघोष उसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग के पहले 2, 1 और 2, पहले 2 अक्षर और
जो हमारा सघोष है, जिसको हम घोष भी बोल रहे हैं, उसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य वर्णों के बारे में। तो अन्य वर्ण मैंने कौन कौन से बताए थे? विसर्ग, आगत ध्वनि, संयुक्त वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा। तो ये कौन से हैं? हमारे अन्य वर्ण हैं। तो विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं? इसकी ध्वनि का चिन्ह क्या होता है? 2 बिंदु होते हैं। किसी भी शब्द के आगे जो 2 बिंदु होंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि यह विसर्ग है। और इसका उच्चारण जब करते हैं तो ह की भांति ही किया जाता है। तो जब भी हम ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे जिसके आगे 2 बिंदु होंगे तो पीछे से ऐसा साउंड आता है कि हम ह बोल रहे हैं, ह की तरह आवाज़ आती है। और विसर्ग का प्रयोग जो है वो तत्सम शब्दों के लिए होता है, मतलब संस्कृत के शब्द जो के त्यों जो आ जाते हैं हिंदी भाषा में उनके लिए होता है, जैसे कि अतः, प्रातः, अंततः। ये क्या हो गए? हमारे विसर्ग वाले शब्द हैं या अक्षर हैं। ठीक है, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो पीछे से कैसा साउंड आ रहा है? ह का। अतः, ऐसे, प्रातः, अंततः। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगत ध्वनि। आगत ध्वनि यानी कि आ को हम आधा चंद्र या अर्धचंद्र बोल सकते हैं। तो जो शब्द अंग्रेजी भाषा के होते हैं उनको उसी तरह लिखने के प्रयोग में होता है। जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर हम क्या लगाते हैं? आधा सा चंद्रमा लगाते हैं। कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल आदि। तो ये कौन से हमारी ध्वनि है? ये हमारी आगत ध्वनि। आ यानी कि आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्र। आगे हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में। तो वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है और इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है और ये वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। श्र को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये स जमा र से बना होता है, तो इसको हम मिश्रित व्यंजन में भी लिया जाता है श्र। उदाहरण के लिए जैसे कि क्ष में हम बात करें क जमा स, क्ष, त जमा र, त्र, श जमा र, क्ष, ज जमा ण, ज जमा अ, ज्ञ, या इसको कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है ज जमा य, ज्ञ। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्ष के, तो क्ष के एग्जाम्पल आगे हमारे पास जैसे कि भिक्षा, क्षमा, अक्षर हो गया, निक्ष आया, साक्षात, क्षत्रिय। ठीक है, आगे हमारा त्र, तो त्र में आ गया हमारा त्रिशूल, त्रास, त्रिभुज, त्रिभुवन। ठीक है, आगे है हमारा श्र, श्र में आ गया हमारा श्रम, श्रमिक, श्रद्धा, विश्राम, श्रेष्ठ। तो ये आगे हमारे श्र में। हम बात करते हैं ज्ञ की, तो ज्ञ में क्या आ गया हमारा? संज्ञा, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञापन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, इसका एग्जाम्पल एक हो गया आज्ञा। तो ये क्या है? हमारे संयुक्त वर्ण हैं। ओके, और ये किस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आगे हम बात करते हैं अनुस्वार की। तो अनुस्वार यानी कि जो अक्षरों के ऊपर जो बिंदी होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण जो है वो नाक से किया जाता है और इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सर के ऊपर ये बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे कि रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। तो ये क्या है? अनुस्वार। और अनुस्वारण को किसी भी वर्ण के ऊपर जो है वो बिंदी के रूप में लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अनुनासिक की। तो इसका उच्चारण जो है वो नाक और गले दोनों से होता है, जैसे कि चांद,
आंगन आदि। आप बोल के देख लो, आपको लग जाएगा पता कि ये नाक और गले दोनों से ही इसका साउंड आ रहा है। और इसका जो चिन्ह होता है वो अर्धचंद्र की तरह होता है और उसके ऊपर जो होता है वो अनुस्वार यानी कि बिंदी होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अयोगवाह की। तो हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अह एवं विसर्ग आह को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अयोगवाह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से ये व्यंजन होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने वेद हैं, स्वर के वेद पढ़े, व्यंजन के वेद पढ़े, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। एक बात और कहती हूँ आपसे कि अक्षर क्या है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। और एक अक्षर में एक स्वर जो होता है वो अवश्य होता है। इसीलिए स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर ही कहा जाता है, जैसे कि क, ग, स। और एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। और शब्द विचार के बारे में हम अगले विषय में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि शब्द विचार क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, शब्द के कितने वेद हैं, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक जो है वर्ण विचार संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।